हेलो दोस्तों, स्टडी सर्कल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है। जिसमें देखेंगे हम लोग कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जीवों में विविधता, जिसमें जीवों का वर्गीकरण पढ़ना था बेसिकली। ठीक है, उससे संबंधित। ठीक है, तो पहला टॉपिक इसमें टेक्सोनॉमी है। मतलब आपको बताए थे स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। एंड आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। मतलब टेक्सोनॉमी उसको कहते हैं, मतलब बायोलॉजी के जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसमें जो है जीवों का पहचान, उसके नामकरण, पहचान, उनके नामकरण और उनके वर्गीकरण के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक, तीन चीज: पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। इन जनरल कभी कभी वर्गीकरण के बारे में पूछ देता है कि वर्गीकरण का अध्ययन को क्या कहते हैं। ऐसा सवाल एक दो बार पूछा है। तो उसको भी क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी या वर्गीकी या जैविक वर्गीकरण पूछते हैं। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल अभी हाल ही में जो हुआ था 21-22 सितंबर को, तो 21 या 22 वाले में शायद ये सवाल पूछा है, जैविक वर्गीकरण जो है कि सबसे छोटी इकाई से पूछा है कि वो क्या होता है। ठीक है। तो जो मेरे ख्याल से हम डिस्क्राइब जब कर रहे थे चैप्टर, उस टाइम आपको बताए होंगे। जो इसका थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं, ठीक है, वो जरूर देखिए। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। क्योंकि उसको नहीं देखेंगे तो ये वाला भी समझ में तो आएगा, 50-50 समझ में आएगा। ठीक है। जो चैनल में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। वर्गीकरण समूहों के पदानुक्रम संरचना, मतलब हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप। ठीक है। जो वर्गीकरण जो किया गया है समूहों का, उसका पदानुक्रम हम लोग को देखना है। ठीक है। इसमें सबसे पहले आप लोग को बताया गया था, याद कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर हम ब्रीफ जो है आप लोग को दे देते हैं। ठीक है। और वो ये है कि जो सब जितने भी जीव हैं सबको जो है किसमें बांटा गया है, एक बड़े ग्रुप में बांटा गया है, सॉरी, जिसको जो है क्या कहा जाता है, जिसे किंगडम कहा जाता है। ठीक है। और किंगडम को जो फिर बाद में जो है किसमें बांटा गया, फाइलम। अगर जीव जीव है, जंतु है तो फाइलम, या डिवीजन अगर प्लांट है तो। उसके बाद फिर किसमें बांटा गया, वर्ग, इसको क्लास कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद जो है गण में बांटा गया, या इसको इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फैमिली में बांटा गया, तो फैमिली कह लीजिए, अब इसको हिंदी में हो सकता है परिवार लिखता हो। ठीक है, तो फैमिली लिख लीजिए, या कुल लिखता है, सॉरी, कुल। तो ये फैमिली हो गया। ठीक है। फिर फैमिली के बाद होता है जीनस, जिसको वंश कहा जाता है। और सबसे लास्ट में है, अब हिंदी में जाति और प्रजाति दोनों लिखता है। इंग्लिश के लिए इसका वर्ड है स्पेसीज। ठीक है, तो स्पेसीज जो है ना सबसे छोटी इकाई है वर्गीकरण का। ये सवाल पूछा है जैसे सीरियल 22 सितंबर वाले। ठीक है, चलिए। यहाँ पर तो ये आपको एक थोड़ा सा बेसिक जो है बता दिया गया, इंट्रो टाइप का। ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। जहाँ पर क्वेश्चन में समझाने टाइप का रहेगा वो हम बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? देखिए पहला सवाल वही आ गया, मूल इकाई। तो कौन है ये बताएं, कौन है, जाति है। ठीक है, चलिए अभी जो बताएं वही सब इसमें जो है लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है स्पीसीज और जीनस को लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई। सेम क्वेश्चन, वर्गीकरण की मूल इकाई ही पूछा है। ठीक है। सजीव जीवों में वर्गीकरण की मूल इकाई, सेम क्वेश्चन। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? कुल मतलब फैमिली, और स्पीसीज के बीच में कौन आएगा, संघ, जीनस आता है, वंश आता है। ऐसा भी सवाल कभी पूछा जा सकता है। ठीक है। इसका पदानुक्रम जो है देने के लिए अब ये लिनियस के द्वारा ये बांटा गया है, ये आप यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है। वर्गीकरण विज्ञान में जो बांटा गया है ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है, और इसको सिस्टेमा नेचुरी के नाम से जाना जाता है। उसका जो बुक है उसको क्या कहा जाता है, सिस्टेमा नेचुरी। और उसी बुक में इन्होंने जो है इसका क्लासिफिकेशन किया था।
और इसको जो है वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ टेक्सोनोमी या जैविक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी वाले थोड़ा गौर से सुनेंगे क्योंकि इसमें वर्ड का डिफरेंस आ जाता है। इंग्लिश में तो एक ही रहता, टेक्सोनोमी ही रहेगा, लेकिन हिंदी में जो है वर्गीकी लिख देता है, कभी जैविक वर्गीकरण लिख देता है। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा समझना है। इसका पदानुक्रम देखिए कौन हो जाएगा। जगत मतलब किंगडम, उसके बाद गण आएगा फैमिली। तो ये गलत है, जाति सबसे लास्ट में। तो जाति जहां लास्ट में उसको पहले देख लेते, जाति सबसे लास्ट में कहाँ है, यहाँ। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जगत, फाइलम या डिवीजन को संघ कहते हैं। उसके बाद वर्ग है, क्लास, गण बताए थे आपको, ऑर्डर को कहते हैं, फुल फैमिली, वंश, जीनस, और जाति स्पीसीज होता है। देखिए साइंस में ये दिक्कत है, आपको हम पहले भी बताए हैं कि थोड़ा सा इंग्लिश का टर्मिनोलॉजी भी आपको सीखना होगा। ठीक है, उसके बगैर आप जो है क्वेश्चन 100% सही नहीं कर पाइएगा, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहिएगा। ठीक है, इसीलिए हम ट्राई करते हैं इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बताने का साइंस को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है। ये आप खुद से इसको कर टिक कीजिएगा। ठीक है, समझिए इसको, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। पांच जगत प्रणाली वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या होता है। तो इसका मुख्य आधार क्या है। देखिए यहाँ पर के हिसाब से पोषण, शोषण, उत्सर्जन और संचलन, तो तीन है। पांच जगत में जो है, जो पूरे जीवों को बांटा गया है, वो कौन बांटा है। रॉबर्ट विटेकर साहब ने बांटा है। ठीक है, कब बांटा, 1969 में बांटा है। और इसका आधार तीन बताया था। एक बताया था कोशिकीय संरचना, और दूसरा जो है पोषण। अब पोषण में भी इसका स्रोत कैसा है और इसका जो है तरीका कैसा है, माध्यम कैसा है। और तीसरा जो बताया था वो शारीरिक संरचना के बारे में बताया था, शारीरिक संगठन के बारे में बताया था। ये तीन आधार पर जो है पांच जगत में बांटा गया है। ठीक है, पांच जगत कौन कौन सा है। मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट है और एनिमलिया है। क्लियर है। चलिए, वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होगी। हाँ, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। देखिए सबसे ज्यादा समानता कहाँ मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर हम लोग अभी बांटे थे, सबसे ऊपर में क्या था, किंगडम था। उसके बाद संघ आ गया, फाइलम। उसके बाद जो है क्लास आ गया, वर्ग। उसके बाद ऑर्डर आ गया, मतलब गण आ गया। उसके बाद कुल आ गया। उसके बाद वंश आ गया, और उसके बाद जाति आ गया। तो ये सबसे नीचे वाला इकाई है। तो सबसे नीचे में जो प्रजाति है, इसमें सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, समानता हो जाएगा। ठीक है, बहुत सा जाति जब मिलेगा तो वंश बनेगा। तो मान के चलिए यहाँ पर तीन वंश मिला, एक, दो और तीन, तो एक वंश बना, ए। ठीक है, तो अब एक, दो, तीन में कुछ डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये दो तीनों अलग अलग जाति है। समझ गए। और यहाँ पर जो है ए, बी और सी, ये तीन जाति जो है मिला। ठीक है, तो एक नया कुल बना। ठीक है, जिसको रोमन अक्षर में लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पर जो है दो या तीन, फिर कह लीजिए तीन, दो या तीन, कोई भी कुल मिला। और एक जो है क्या बन गया, एक गण बन गया। तो गण को कोई और लेटर से यहाँ पर डिफाइन कर लीजिए, चलिए यहाँ पर स्टार बना दीजिए। अब यहाँ पर फिर जो है दो या तीन जो है गण मिला और वर्ग बना दिया, तो हैशटैग बना दीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पर सब में जो है टाइप्स क्या हो जाएगा, सबका बढ़ते जा रहा था। इससे क्या होगा, डिफरेंसेस, असमानताएं क्या है कि बढ़ेगी। सबसे ज्यादा समानता कहाँ मिलेगा, जाति में मिलेगा। ये समझाने के लिए बता रहे थे आपको। ठीक है, चलिए। चलिए, अब मोनेरा जगत का है क्वेश्चन। तो ये भी हम लोग का किया हुआ है वीडियो। ठीक है, जो नहीं देखे हैं वो इसको जाके देख सकते हैं। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक डाल दिया जाएगा, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए। विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार खाली स्थान समूह में शामिल जीवों पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं होते हैं। तो कौन ग्रुप में नहीं होता है, तो कवक में, प्रोटिस्टा में, प्लांटी में, मोनेरा में। तो किसमें नहीं होता है, वो मोनेरा में नहीं होता है, क्योंकि मोनेरा क्या होता है, आपको बताया था प्रोकैरियोटिक जीव होता है। और प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया था कि इसमें न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है, मतलब अच्छे से इसका विकसित विकसित न्यूक्लियस नाभिक नहीं होता है। विकसित नाभिक मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा। विकसित नाभिक को यहाँ पर फिर से समझा दे रहे हैं, जो नए आए हैं वो समझ जाएंगे। देखिए, एक विकसित नाभिक है, उसमें क्या क्या होगा।
केंद्रक झिल्ली होगा, सबसे पहला बात, यहाँ बोलने लिख नहीं रहे, आप समझ लीजिएगा। और इसके अंदर गाढ़ा पदार्थ होगा जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। उसके बाद डीएनए मटेरियल होगा इसे धागा की तरह, इसे जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। और एक जो है न्यूक्लियोलस होगा, केंद्रिका होगा। तो ये इतना चीज होता है एक विकसित न्यूक्लियस में, नाभिक में। अविकसित होगा तो सबसे पहले ये क्या है, केंद्रिका झिल्ली नहीं होता है प्रोकैरियोट में। तो ये जो क्रोमेटिन या डीएनए मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, और ये जो केंद्रिका है, न्यूक्लियोप्लाज्म है ऐसा, ये बड़ा सा एक सेल होगा, उसी में कहीं पर ऐसे घूमा हुआ होगा पूरा। और ये देखिए इस तरह से ये जो है न्यूक्लियस जो है सेल में ऐसे होता है, ये बड़ा। तो ये वेल डेवलप्ड हो गया, मतलब पूर्ण विकसित हो गया, ये अपूर्ण विकसित। तो अपूर्ण विकसित वाले को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। तो मोनेरा वैसा क्या है, अब मैंने प्रोकैरियोटिक जीव है, मतलब जिसमें कोशिका न्यूक्लियस जो है पूर्णतः विकसित नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसमें यही सब आगे डिफाइन किया गया है। चलिए नेक्स्ट, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण, 5 क्लासिफिकेशन किसने किया, तो किसने किया, रॉबर्ट विटेकर ने किया। विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर इसका आंसर आप खुद से दीजिए, कौन सा नहीं है शामिल। जो है पहले देख लीजिए, और जो नहीं नाम मिलेगा 5 में से, वही उसका आंसर हो जाएगा। एक बैक्टीरिया, वैसे इसका डी आंसर है। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इसमें यह पता चलता है कि यह संभवतः खाली स्थान बना सकता है। ये क्या बना सकता है, एंडोस्पोर्स, है ना। एंडोस्पोर्स एक गैर प्रजनन कठोर संरचना है जो कुछ बैक्टीरिया में निर्मित होता है। इसमें मुख्य कार्य जीवाणु को प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाना होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। तो ऐसा कौन है, ऐसा कौन है, ऐसा बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया ही रह सकता है। आज जो इस तरह के एक्सट्रीम कंडीशन में, मतलब जो है बिल्कुल ही जो है अति, या फिर एकदम अति जटिल जो है निवास स्थान में रहता है, उसको बताया था आपको, आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ये मोनेरा वाला जो है, जब जो जीवों का वर्गीकरण वाला जो वीडियो है उसमें ये बात बताएं। ठीक है, तो उस सब का लिंक डाल दिया जाएगा, जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, और जो देखे हैं वो उसको समझ में आ रहा होगा हम जो बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ बैक्टीरिया का बात हो रहा है। सभी बैक्टीरिया किस समूह में आते हैं, आप याद कीजिए, मोनेरा ग्रुप में आते हैं, मोनेरा जगत में, मोनेरा किंगडम में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, राइजोबियम जो है ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, जो दलहनी फसलों में पाए जाते हैं, उनके जड़ों में पाए जाते हैं, दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाते हैं। और इनका उपयोग जो है मिट्टी के उपचार में या इसका उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। जैसे चना है, मसूर है, उड़द है, मूंग है, अरहर, मटर, मूंगफली, सोयाबीन, ढैंचा, सनई, सेम, ये सब दलहनी पौधा है। इस सब में जो है राइजोबियम पाया जाता है इनके जड़ों में। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी में बढ़ाते हैं। और नाइट्रोजन जो है मिट्टी में जो उर्वरता बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फसल के उत्पादन के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है, तो लैक्टोबैसिलस का होता है। लैक्टो मतलब होता है मिल्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब दूध में क्या क्या होता है पोषण की दृष्टि से, देखिए प्रोटीन होता है, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6, विटामिन B12, मतलब बी कॉम्प्लेक्स पूरा होता है, कैल्शियम प्रोटीन भी इसमें होता है। बेसिकली दूध में प्रोटीन ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट होते हैं। ये किसमें होता है, मोनेरा। अब यहाँ पर क्लियर हो गया, देखिए मोनेरा के क्या क्या फीचर है, एक प्रोकैरियोटिक होगा और एक कोशिकीय भी होगा। ठीक है, मतलब एक ही कोशिका होगा, एक से ज्यादा कोशिका नहीं होगा, और बैक्टीरिया इसमें आएगा। इसमें और कौन आता है, इसमें और आता है नीला हरित शैवाल भी इसी में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर, यहाँ आए, ये देखिए दिया हुआ, जीवाणु, नीला हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया भी इसी में आएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट कब हुआ था पहली बार।
तो कौन सा हुआ था पहला? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को है नील हरित शैवाल कहते हैं। और यह एक पुरातन जीवाणु है, पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम मौक्षिकारी प्रकाश संश्लेषी जीव है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण उत्पत्ति इन्हीं के कारण हुई है। ठीक है, चलिए। बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो कैसे होते हैं? वो छड़नुमा होते हैं। ये बैक्टीरिया का टाइप है। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजिला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? अगर एक सिरे में जो है फ्लैजिला, मतलब कोई एक जीव है, इसका एक सिरा पर ऐसे फ्लैजिला निकला हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए टाइप का है, तो इसको मोनोट्राइकस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ऐसे एरिकिया कोलाई में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? एशेरिकिया कोलाई जो है कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। कोलाई कोलाई जो है ना, ये आंत में पाया जाता है। इससे डिसेंट्री वगैरह बीमारी होता है। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? तो मोनेरा समूह से संबंधित कौन नहीं है? तो ये डायटम नहीं है। डायटम में दो मैंने द्विकोशिकीय हो जाता है ये। ठीक है, चलिए। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आद्य मतलब आर्क बैक्टीरिया है ना, माइक्रोप्लाज्मा में तीनों मोनेरा जगत के हैं। मोनेरा जगत में एक कोशिका प्रकट रखा गया है। डायटम एक कोशिका होता है लेकिन यूकैरियोट होता है। ठीक है, ये डायटम जो है एक कोशिका तो होता है लेकिन यूकैरियोट होता है। आप प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है ये। क्लियर है, चलिए। प्रोटिस्टा आ गया, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इनमें। एक कोशिकीय जीव कौन है? इनमें से बताना है कि एक कोशिकीय जीव कौन है। तो ये कौन है? पैरामीशियम है। ठीक है, ब्रेड फफूंद मतलब ये फंगाई है। और फंगाई बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, देखिए पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, यीस्ट, ये सब जो है किसका टाइप है? प्रोटिस्टा जगत का एक कोशिकीय जीव का प्रकार है। यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचना, जैसे पक्षाभिका मतलब सीलिया कहते हैं, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। तो ये जीव कौन है? ये पैरामीशियम ही है, चप्पल की तरह होता है। ठीक है, अब पैरामीशियम देखिए झील, नदी, तालाब, स्वच्छ पानी में पाया जाता है। और यूग्लिना जो है कोशीय प्रोटोजोआ संघ है, इसमें पादपों, जंतुओं और पादपों के बीच का योजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, यूग्लिना को। चलिए, इसमें हरित लौह भी पाया जाता है। अमीबा में भोजन ग्रहण कैसे किया जाता है? शरीर की पूरी त्वचा से, मुंह से, कशाभिका की गति से, पगझाप की गति से। तो पूरी शरीर की त्वचा में ही इसको जो है, जैसे यहाँ पर खाना है और ये अमीबा है, कोई साइज नहीं होता, ये चलते हुए यहाँ तक आएगा और अपने शरीर को जो है ये इस तरह से जो है इसको अपने अंदर ऐसे संभालेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। निम्नलिखित चित्र अमीबा में पोषण, देखिए यहाँ पर तरीका भी दे दिया, पोषण को दर्शाता है। किस विकल्प में नामांकनों ए और बी को उनके कार्यों को सम्मिलित किया सकता है? देखिए ये न्यूक्लियस है इसका, फूड पार्टिकल यहाँ पर, ये इसके पास गया, इसको बीच में किया, फिर गोल हुआ, फिर उसको अपने अंदर डाल दिया। ठीक है, ये ऐसा फूड पार्टिकल के कारण। अब यहाँ पर देखिए ये ए और ये बी है, तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको तो जो बनता है इसको पदार्थ मतलब पेडिकल्स कहते हैं इसको। ठीक है, और ये जो बनता है इसको जो है फूड वैक्यूल कहा जाता है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए पदार्थ हाँ, और खाद्य राजधानी, चलिए ये बी होगा। ठीक है, भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, वही छेपन तो नहीं होगा, पाचन भी नहीं होगा और शोषण भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने में उत्तरदायी है? तो कौन सा ऐसा है? वो संकुचनशील रसधानी जो है वो अमीबा में पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, प्रजनन दो तरह का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव बनते हैं, क्या कहलाता है? इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, मतलब इसको कहते हैं द्विखंडन। देखिए अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, साधारण, देखिए बाइनरी विखंडन लिख दिया। ठीक है, ये जो है ना, ये लोग ऑप्शन ऐसा ऐसा देता है। चलिए, अलैंगिक प्रजनन होता है अमीबा में, ये तो पता चल गया, लेकिन कैसा होता है? बाइनरी मतलब
अमीबा जो है ऐसा अमीबा है, ये अपने आप को जो है इस तरह से ऐसे, और अपना न्यूक्लियस को भी दो भाग में बांट देगा, और यहाँ से फिर जो है ये दो अमीबा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बात। इसको द्विखंडन भी कहते हैं। देखिए बाइंडर फिजन। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का जीव है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो द्विखंडन द्वारा। द्विखंडन द्वारा प्रजनन कहाँ होता है? तो अमीबा में होता है। ठीक है, अमीबा में किस प्रकार का लैंगिक जनन होता है? बस एकदम सिंपल, वही सब सवाल एकदम पूछते चला है यहाँ पर। स्यूडोपोडिया पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं होती है, किसमें होती है? हाइड्रा में, अमीबा में, पैरामीशियम में, केचुआ में। तो ये किसमें होता है? अमीबा में होता है। क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम से संबंधित है? तो ये किंगडम प्रोटिस्टा में क्लेमाइडोमोनास होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताया। ठीक है, अब देखिएगा थ्योरी वाला क्लास में। बहुविखंडन के द्वारा, बहुविखंडन, अब बहुविखंडन का बात हो रहा है, मतलब मल्टी डिवीजन, एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, ये कौन होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है? ठीक है, चलिए। चलिए अब यहीं तक इसको रखते हैं आज हम लोग। ठीक है, या थोड़ा सा ये वाला द्विनाम पद्धति वाला को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए द्विनाम पद्धति के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, द्विनाम बायनोमियल नोमेनक्लेचर ये क्या होता है? द्विनाम पद्धति जो है किसने प्रस्तुत किया था? क्योंकि ये पूछता है, और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। हालांकि इसका जो क्लास अभी नहीं करवाएं, लेकिन जान लीजिए यहीं पर इसको डिफाइन भी कर देंगे। द्विनाम पद्धति जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। इसे बेसिकली द्विनाम पद्धति में दो जो विभाजन है, आपको हायरार्की वाला बताया था, पदानुक्रम वाला, उसमें इन्होंने वंश को और जाति को उठाया है। और इसमें वंश और जाति, जो पहला ले आता है नाम, उसमें वंश लिखा हुआ रहता है, दूसरा में जाति लिखा हुआ रहता है। इसी को मिला के जो इन्होंने वैज्ञानिक नाम दिया है जीवों का। ठीक है, चलिए। तो देखिए द्विनाम पद्धति जीव जंतु के नामकरण की पद्धति है, जिसमें वैज्ञानिक कार्य ने से प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार किसी जीव के नाम के दो अंग होते हैं, एक को वंश कहते हैं, एक को जाति कहते हैं। ठीक है, जैसे एलियस सेपा प्याज का नाम है, तो एलियस क्या है इसमें? एलियम वंश, और सेपा क्या है? जाति है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? एरोस्लेनियस। 1753 में ये दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए। इनमें से किसे जीव जगत के सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति के जनक कहा जाता है? कार्लेनियस किस रूप में जाना जाता है? देखिए फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यहाँ पर दे दिया है, ऐसा भी ऑप्शन देता है। इसीलिए कह रहे कुछ इंग्लिश का भी जो है ना, हम लोग को जो है टर्म याद पता होना चाहिए। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस किसका जनक है, ये सब ऊपर कर चुके हैं, बता चुके हैं ये सब, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? ठीक है, जीव वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं, खोज किस वैज्ञानिक ने की? घुमा फिरा के वही सवाल। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई है। तो इतना ही सा था इसमें। ये हम लोग जीवों के वर्गीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। अब हम लोग जो है एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, मतलब पादप जगत और जंतु जगत के बारे में नेक्स्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।